विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 9th के जो हमारी एडवांस साइंस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। एडवांस साइंस हमारी ऑप्शनल साइंस है जो क्लास 9th में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमारा जो ऑप्शनल पेपर है इसका चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इस बुक में हमारे पास में 10 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर था मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, इसे हमने कवर कर लिया है। सेकंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। थर्ड चैप्टर था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ये भी हमने कवर कर लिया है। और आज फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं द जियोमेट्री ऑफ पावर एडवांस्ड सिंपल मशीन्स। तो इसकी स्टडी हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बतलाया गया है। द जियोमेट्री ऑफ पावर एडवांस्ड सिंपल मशीन। Welcome to the study of mechanical advantages. While simple machines such as levers and inclined planes form the foundational concept of physics, the machines that shape our modern world, like cranes, trucks, and bicycles, apply these same principles in more advanced and integrated ways through systems of wheels, axle, and pulleys. तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के फाइंड करने वाले हैं। कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिज़िक्स में जो सिंपल मशीन्स क्या होते हैं कि हमारे काम को जो मशीन्स आसान कर देती है वो हमारे सिंपल मशीन्स हैं। तो जैसे हमारे पास में क्रेन हो गया, ट्रक हो गया, बाइसिकल हो गया, तो यहाँ पर ये सब कुछ प्रिंसिपल्स पर वर्क करते हैं। ये सिस्टम व्हील, एक्सल और पुलिस, इन सब के बारे में हमने व्हील, एक्सल, पुली के बारे में हमने मतलब जब हम अपनी मेन बुक स्टडी कर रहे थे तो पुलिस वगैरह के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन सब के हम लोग मैकेनिकल एडवांटेजेस को फाइंड करना यहाँ पर सीखने वाले हैं। ऑलरेडी जो मेन बुक था वहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा है। फिर से हम लोग एडवांस साइंस में भी इसको देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन हाउ the principle of geometry and force distribution allows a relatively small input force to transform into a much larger output force। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे पास में मशीन्स होते हैं तो वो कैसे प्रिंसिपल ज्योमेट्री उसकी कैसे वर्क करती है, किस तरीके से हम लोग स्मॉल फोर्स लगा करके लार्ज आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है। A truck driver turning a massive vehicle while only 2 hands। तो यहाँ पर एक जो ट्रक ड्राइवर होता है वो बड़ा सा ट्रक को सिर्फ अपने दोनों हाथों से कंट्रोल कर सकता है। कैसे टर्न कर सकता है ट्रक को, यहाँ पर इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अ क्रेन लिफ्टिंग हैवी कंक्रीट बीम्स थ्रू स्मूथली। तो यहाँ पर एक क्रेन जो है वो बड़ा से बड़ा जो कंक्रीट का बीम को है वो आसानी से लिफ्ट कर लेता है। अ साइक्लिस्ट मूविंग वेरी फास्ट बाय पैडलिंग लाइटली। तो यहाँ पर एक जो साइकिल चलाने वाला पर्सन होता है वो साइक्लिस्ट है। तो साइक्लिस्ट जो है जब पैडल हल्का सा भी पैडल मारेगा तो वो काफ़ी फास्ट मूव करता है। नाउ थिंक केयरफुली। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हमने अपनी डेली लाइफ में देखा ही है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इज़ द ड्राइवर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग? क्या ड्राइवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो वो आसानी से ट्रक को टर्न कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, डज द क्रेन क्रिएट एक्स्ट्रा फोर्स? क्या क्रेन के पास में कोई एक्स्ट्रा फोर्स है कि वो इतने हैवी बीम्स को आसानी से उठा लेता है? तीसरा क्वेश्चन है, डज द साइक्लिस्ट गेट फ्री स्पीड? तो क्या साइक्लिस्ट जो है उसके पास में फ्री स्पीड होता है कि वो आराम से साइकिल में थोड़ा सा फोर्स लगा करके साइकिल को इजीली थोड़ा ज़्यादा स्पीड गेन कर सकता है? तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? In all these cases, machines are helping us multiply forces or increase speed। तो इन सभी केसेस में जो मशीन्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं वो मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करती है या फिर स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती है। दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। और ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करती है या स्पीड को इंक्रीज करने का काम करती है, इसको हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से जानते हैं।
तो हमारे पास में सबसे पहला सिंपल मशीन है व्हील एंड एक्सेल। द स्टीयरिंग मास्टरी, तो स्टीयरिंग जो है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक एक्टिविटी दी गई है, थिंक एंड आंसर। थिंक अबाउट अ स्टीयरिंग व्हील एंड एक्सेल, स्टीयरिंग कॉलम एंड देयर रेस्पेक्टिव रेडियस। तो यहाँ पर स्टीयरिंग के व्हील के बारे में, उसके रेडियस के बारे में थोड़ा आपको ध्यान से सोचना है। द स्टीयरिंग व्हील इज़ लार्ज, तो स्टीयरिंग का जो व्हील होता है, जो गाड़ी चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका जो व्हील होता है वो बड़ा होता है। द स्टीयरिंग कॉलम कनेक्टेड टू इट इज़ स्मॉल, तो वहाँ पर जो स्टीयरिंग कॉलम होता है जिससे वो कनेक्टेड रहता है स्टीयरिंग का व्हील, तो वो काफ़ी छोटा होता है। वाई इज़ दिस, तो ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है वाई नॉट मेक बोथ द इक्वल साइज, तो दोनों का साइज इक्वल क्यों नहीं होता है। अ व्हील एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील, अ स्मॉलर एक्सेल फिक्स्ड एट द सेंटर। तो व्हील और एक्सेल में यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक बड़ा सा व्हील होता है और एक छोटा सा एक्सेल होता है जो उसके सेंटर पे फिक्स होता है। बोथ रोटेट टुगेदर, और दोनों जब काम करते हैं तो एक साथ में रोटेट करते हैं। When effort is applied to wheel, torque increases at the axle, तो जब व्हील पर एफर्ट हम लोग लगाते हैं तो टॉर्क इंक्रीज होता है और जो एक्सेल पर जो टॉर्क लगता है वो इंक्रीज होता है। द मैकेनिकल एडवांटेज इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, तो इस केस में हम लोग जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल। तो व्हील का रेडियस को एक्सेल के रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। एग्जाम्पल है, हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया है, अ ड्राइवर नीड्स टू मूव द ट्रक ऑन मडी ग्राउंड, रिक्वायर अ रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन टू टर्न द स्टीयरिंग एक्सल। तो स्टीयरिंग एक्सल को टर्न करने के लिए इसको 1200 न्यूटन का फोर्स ये लगाता है। द स्टीयरिंग व्हील हैज़ अ रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो व्हील का रेडियस 30 सेंटीमीटर है एंड द स्टीयरिंग एक्सल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, और एक्सेल का रेडियस, स्टीयरिंग का जो एक्सेल है उसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, तो पूरे स्टीयरिंग सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। सेकेंड में क्या करना है, हाउ मच एफर्ट मस्ट द ड्राइवर अप्लाई टू द रिम ऑफ द स्टीयरिंग व्हील टू टर्न द ट्रक, तो यहाँ पर कितना एफर्ट लगाएगा ताकि वो जो ट्रक है वो टर्न हो सके। तो सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला, व्हील और एक्सेल है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ व्हील डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पर एक्सेल का हमारा व्हील का रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर व्हील का रेडियस दिया है तो ये 30 सेंटीमीटर पुट किया हमने, और एक्सेल का रेडियस हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, एक्सेल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है तो ये 3 सेंटीमीटर हमने पुट किया, इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 10। नाउ अब सेकंड केस में हमें क्या निकालना था, एफर्ट, ड्राइवर कितना एफर्ट लगा रहा है। तो एफर्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने अपनी मेन बुक में ही पढ़ा है। एफर्ट के लिए फॉर्मूला होता है लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड हमारा कितना है, कितना का लोड है, 1200 न्यूटन का लोड है, तो लोड हमारा है 1200 न्यूटन और मैकेनिकल एडवांटेज हमने 10 फाइंड किया है तो 10 हमने पुट किया है, वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये आया है 120 न्यूटन। तो so the driver needs to apply an effort of 120 Newton to the rim of the steering wheel to turn the truck। तो जो ट्रक है उसको टर्न करने के लिए ड्राइवर कितना, स्टीयरिंग पर कितना न्यूटन का फोर्स, कितना एफर्ट लगाएगा, 120 न्यूटन एफर्ट लगाएगा। नोट में क्या लिखा है, इन प्रैक्टिस सम इनपुट वर्क इज लॉस्ट टू फ्रिक्शन विद इन द मशीन। तो यहाँ पर जब हम लोग वर्क इनपुट कर रहे होते हैं मशीन पर तो कुछ वर्क जो है वो लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मशीन में फ्रिक्शन भी काम कर रहा होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क का लॉस होता है। द इफ़िशियंसी ऑफ ए मशीन इज़ डिफाइंड एज ईटा इज इक्वल टू, तो इफ़िशियंसी, मशीन का इफ़िशियंसी अगर निकालना है तो इफ़िशियंसी को हम ईटा से डिफाइन करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वर्क इनटू 100%। तो जितना आउटपुट वर्क है उसको हम टोटल इनपुट वर्क से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इफ़िशियंसी हमारी फाइंड हो जाएगी।
अ रियल मशीन ऑलवेज हैज़ इफ़िशियंसी लेस देन 100%। तो जो रियल मशीन होती है उसका मैकेनिकल उसका जो हमारे इफ़िशियंसी जो होती है वो हमेशा 100% से कम होती है। मैकेनिकल एडवांटेज हैज़ कैलकुलेटेड हियर एज्यूम्स एन आइडियल फ्रिक्शनल लेस मशीन। तो यहाँ पर जब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर फाइंड कर रहे होते हैं तो एक आइडियल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करते हैं। आइडियल मशीन वैसा मशीन को हम लोग मानते हैं जहाँ किसी तरह का कोई फ्रिक्शन मशीन के जो भी इंस्ट्रूमेंट के जो भी पार्ट्स हैं उनके बीच में किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो रहा हो, तो हम वैसे मशीन को आइडियल मशीन मानते हैं ना। क्विक चेक में क्या लिखा है, इन अ मैकेनिकल वॉच अ सिंगल पावर सोर्स a spring or motor must move 3 different hands at 3 different speeds। तो हमारा जो घड़ी होता है उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, तो तीनों जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू अ गियर ट्रेन वेयर द आउटपुट ऑफ वन गियर बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, तो ये गियर ट्रेन की वजह से होता है, जिसमें कि आउटपुट जो होता है गियर का वो दूसरे गियर का, एक गियर का आउटपुट दूसरे गियर का इनपुट बन जाता है। द सेकेंड टू मिनट गियर्स रेशियो इज़ 60:1 एंड मिनट टू आवर्स रेशियो इज़ 60:1। तो यहाँ पर जो सेकेंड और मिनट के बीच की सुई होती है, इसके बीच का रेशियो, जो इसके बीच जो गियर होता है इसका रेशियो 60:1 होता है, और मिनट से आवर वाला जो हैंड होता है उसका रेशियो कितना होता है, 60:1 होता है। तो दोनों का ही रेशियो 60:1 होता है। आगे लिखा है, इफ़ द सेकेंड गियर इज़ 2 मिलीमीटर, तो सेकेंड गियर अगर 2 मिलीमीटर है, देन हाउ लार्ज वुड द आवर गियर इज़ इन मीटर्स। तो यहाँ पर आवर गियर को मीटर में फाइंड करना है, कितना बड़ा होगा ये फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई ऑफ द 3 हैंड्स गियर शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू मोटर। वाई, तो यहाँ पर कौन सा जो घड़ी की सुइयाँ होती है, 3 हैंड जो है इनमें से कौन सा डायरेक्टली मोटर के साथ में कनेक्टेड होता है और क्यों होता है ये बताना है। नेक्स्ट है टेंशन के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटीज़ दी गई है, हैंग अ थ्रेड फ्रॉम एन आयरन स्टैंड एज शोन इन फिगर, ऑब्जर्व इट्स नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर थ्रेड को आयरन स्टैंड के साथ में इस तरीके से लटकाया गया है जैसा कि डायग्राम में दिया है। तो यहाँ पर ये थ्रेड है और थ्रेड से ये आयरन स्टैंड है और यहाँ पर इस तरीके से बॉब को लटकाया गया है। नाउ अटैच स्मॉल बॉब टू द लोअर एंड ऑफ थ्रेड, नोटिस द थ्रेड स्ट्रेचेस स्लाइटली। तो यहाँ पर बॉब को यहाँ पर अटैच किया गया है और थ्रेड में जैसे ही बॉब को अटैच करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेच, थोड़ा सा खिंचाव इसमें दिखाई पड़ेगा, तो उसको नोटिस करना है। तो रिप्लेस द स्मॉल बॉब विथ अ हैवियर बॉब। तो फिर क्या करना है कि छोटे से बॉब को एक हैवी बॉब से रिप्लेस करना है। डज द स्ट्रेच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इस केस में जो स्ट्रिंग है, इसका जो धागा है, धागा में किसी तरह का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। You will observe that the thread stretches more when a heavier bob is attached। तो आप देखेंगे कि जब ज़्यादा भारी बॉब इसमें अटैच किया रहेगा तो ये जो थ्रेड है उसमें ज़्यादा स्ट्रेच आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस शोज दैट अ ग्रेटर पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द थ्रेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थ्रेड है, थ्रेड पर बहुत ज़्यादा पुलिंग फोर्स लग रहा होता है। फर्दर पास द थ्रेड ओवर अ पुली। तो फिर क्या करना है, थ्रेड को पुली से पास करवाना है जैसा यहाँ दिखाया गया है। अटैच अ वेट टू वन साइड एंड ऑब्जर्व। तो एक साइड में क्या करना है, फिर वेट को अटैच करना है और क्लियरली आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ अटैच इक्वल वेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली। डज द रोप मूव और डज इट ओनली स्ट्रेच। तो अब क्या करना है, इक्वल वेट दोनों साइड में लगाना है जैसे यहाँ दिखाया गया है। एक साइड में बॉब डालना है और दूसरे साइड में दूसरा वेट, सेम ही वेट का दोनों साइड में अटैच करना है और देखना है कि क्या ये जो सिस्टम है इसमें ये जो पुली बनाया है ये मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ध्यान देना है। When both sides have equal weights, the system remains at rest because the forces are balanced। तो अगर दोनों साइड में इक्वल वेट है तो ये सिस्टम जो है ये यहीं पर रहेगा, क्योंकि जो है ये सिस्टम जो है ये बैलेंस्ड, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है। When one side is heavier, the system moves
टूवर्ड द हैवियर साइड। तो अगर एक साइड ज़्यादा हैवी है तो जिस साइड हैवी होगा वो उस साइड पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर जाएगा। अब टेंशन क्या होता है? टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, स्ट्रेच फोर्स दैट ट्रेवल्स थ्रू अ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप और केबल। तो टेंशन जो है एक तरह का पुलिंग फोर्स होता है या स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, स्ट्रेचिंग पुलिंग फोर्स होता है, जिसके थ्रू मतलब जिसकी वजह से जो धागा हो गया वो स्ट्रेच्ड होता है, या कोई भी थ्रेड हो गया, रोप हो गया या केबल हो गया, वो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड फील करता है, उसे टेंशन फोर्स कहते हैं। When you hang an object using a thread, the object pulls the thread downward because of its weight. तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रेड से टांगते हैं, थ्रेड की हेल्प से उसको लटकाते हैं, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उस थ्रेड को अपने वेट की वजह से अपने साइड में खींचता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचता है। इन रिस्पॉन्स द थ्रेड पुल्स द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। तो हमने उसकी वजह से क्या होता है, जो थ्रेड है, थ्रेड क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड खींचने के लिए फोर्स लगाता है। न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा है कि हर एक एक्शन के इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो वही जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए थ्रेड पर फोर्स लगाया, तो थ्रेड जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए उस पर फोर्स लगा रहा होता है। दिस पुलिंग फोर्स इनसाइड द थ्रेड इज कॉल्ड टेंशन। तो ये जो पुलिंग फोर्स है जो थ्रेड के अंदर लग रहा होता है, इसे हम टेंशन के नाम से जानते हैं। If the weight attached to the string increases, the tension in the string also increases. तो यहाँ पर जो वेट स्ट्रिंग से अटैच्ड हुआ है, अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। It always acts along the length of the string and pulls away from the object to which it is attached. तो यहाँ पर ये जो टेंशन लग रहा है, ये हमेशा जो स्ट्रिंग का लेंथ है, जो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उस स्ट्रिंग को अगर पुल कर रहा होता है अपने साइड में, तो उसके जस्ट ऑपोजिट ये टेंशन का फोर्स लग रहा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेंशन इज़ न्यूटन। अब क्योंकि टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए टेंशन का भी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। When the forces acting on an object are balanced, the object remains at rest or moves with constant speed. तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, तो मान लिया कि वो फोर्स बैलेंस्ड है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, या फिर अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहेगा। दिस स्टेट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है। In a pulley system, if equal weights are placed on both sides, the tension balance and the system does not move. तो पुली सिस्टम में अगर दोनों साइड, पुली के दोनों साइड में इक्वल वेट अप्लाई किया जाए तो टेंशन जो है यहाँ पर बैलेंस होता है। दोनों ही सिस्टम, इस सिस्टम में टेंशन जो है बैलेंस रहता है और कोई भी मूवमेंट इस पूरा का पूरा पुली सिस्टम में देखने के लिए नहीं मिलता है। But if one side is heavier, the forces becomes unbalanced and the system moves towards the heavier side. अगर यहाँ पर जो एक साइड का जो फोर्स है वो हैवी कर दिया जाए तो यहाँ पर जो फोर्स है पूरा का पूरा पुलिस सिस्टम का वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा और सिस्टम जो है जिस साइड में हैवी वेट होगा उस साइड मूव कर जाएगा। दिस इज़ बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है, ऐसा लिखा है। आगे लिखा है कैलकुलेट करने के लिए कुछ दिया हुआ है। टेंशन एंड एक्सेलरेशन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू अनइक्वल मासेस आर कनेक्टेड ओवर अ पुली। तो टेंशन और एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, कोई भी अगर दो अनइक्वल मासेस को पुली के थ्रू अगर हम लोग इस तरीके से लटकाते हैं तो इस वजह से यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर मास सेम होगा तो ना टेंशन होगा ना एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलेगा। लिखा है डू द सेटअप वेट्स स्ट्रिंग एंड सिंपली पुली एज शोन। तो इस तरीके का सेटअप आपको प्रिपेयर करना है जिसमें एक ऑब्जेक्ट का मास 0.55 kg है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 0.5 kg है। सिंस 0.55 kg इज़ ग्रेटर दैन 0.5 kg, तो अब क्योंकि ये जो मास है 0.55 kg ये ज़्यादा हैवी है इसके कंपैरिजन में, सो द मास 0.55 kg मास विल मूव डाउनवर्ड। इसलिए ये जो मास हैवी होने की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। द 0.5 kg मास विल मूव अपवर्ड, और ये जो है इसके कंपैरिजन में हल्का है इसलिए ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा। बोथ masses will move with the same acceleration because they are connected
बाय अ सेम स्ट्रिंग। तो सेम धागा की वजह से, सेम स्ट्रिंग की हेल्प से दोनों कनेक्टेड है, इसलिए जो एक्सीलरेशन होगा दोनों ही ऑब्जेक्ट में सेम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। For 0.55 kg mass moving downward force is equal to weight। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, वेट के बराबर होता है। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, मास हमारा डब्ल्यू वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट हम निकालेंगे, मास है 0.55 kg और जी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8, तो हमारा आ जाएगा इसका फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स जो है वो टेंशन के बराबर होता है। तो अपवर्ड फोर्स हमारा टेंशन के बराबर होता है, तो जो भी डाउनवर्ड फोर्स जितना लग रहा होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स, जितना टेंशन होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। और नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स हमारा निकलेगा 0.55, जो हमारा बॉडी का मास है उसको हम लोग अगर टेंशन से माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स हमारा इतना निकल जाएगा। फॉर 0.5 kg मास मूविंग अपवर्ड, अब 0.5 kg मास के लिए कैलकुलेशन हो रहा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें डाउनवर्ड फोर्स जो है वेट के बराबर होता है और वेट W इज इक्वल टू mg है। तो मास 0.5 है और g 9.8 डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा। अपवर्ड फोर्स हमारा टेंशन के बराबर हो जाएगा, जो भी टेंशन आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब नेट फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे, टेंशन की जो भी वैल्यू आएगी उसको उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने फाइंड किया है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा वो यहाँ लिखना है। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया वो आपको फाइंड करना है और पूरा का पूरा टेंशन आपको फाइंड करना है। फिर से इक्वेशन है, एग्जाम्पल्स है। A 5 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड स्टेशनरी फ्रॉम अ रोप। तो एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको रोप की हेल्प से लटकाया गया है। कैलकुलेट द टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करने के लिए टेंशन जो है वो वेट के बराबर होता है और वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है। तो यही टेंशन जो है वेट के बराबर है और वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो मास ऑब्जेक्ट का 5 kg और g हमारा 9.8 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 49 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है, अ 4 kg मास इज लिफ्टेड अपवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करना है। मास कितना दिया हुआ है 4 kg और एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू टेंशन यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मास हमारा कॉमन है g प्लस a इंटू टी। तो हमारा मास हमारा क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। तो ये मास हमारा 4 हुआ है, g की वैल्यू 9.8 होती है और एक्सीलरेशन क्वेश्चन में ही दिया है 2 और टेंशन हमें फाइंड करना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन आ जाएगा हमारे पास में 47.2 न्यूटन। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ फिर से क्वेश्चंस दिए हैं। शो द डायरेक्शन ऑफ वेट एंड टेंशन ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2। तो यहाँ पर वेट का डायरेक्शन और टेंशन का डायरेक्शन दोनों के लिए बताना है। तो टेंशन हमेशा, वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में ही काम कर रहा है, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और टेंशन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो टेंशन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको शो करना है, टेंशन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये यहाँ पर हमारा टेंशन हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जी काम कर रहा होगा। यहाँ पर भी आप आएंगे तो टेंशन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जी वर्क कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एन 8 kg मास हैंग्स फ्रीली फ्रॉम अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो यहाँ पर 8 kg मास जो है इसको सिंगल फिक्स्ड पुली से अटैच किया गया है। द सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड द टेंशन इन द रोप। तो मास के जस्ट ऑपोजिट हमारा टेंशन वर्क करता है, तो टेंशन हमारा कितना होगा 8 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन द रोप विल मूव, व्हाट विल बी द नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ पर इस डायग्राम में पता करना है कि रोप किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रोप कहाँ मूव करेगा, अब ये ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन द रोप विल मूव।
तो रोप का मूवमेंट यहाँ पर बताने के लिए कह रहा है। तो रोप हमारा एसिलरेशन इधर प्रोड्यूस करेगा, इसका एसिलेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 6 kg मास हैंग्स फ्रीली फ्रॉम अ सिंगल फिक्स्ड पुली। तो एक 6 kg का मास जो है सिंगल फिक्स्ड पुली से अटैच किया गया है। द सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड द टेंशन इन द रोप। तो टेंशन हमारा मास के जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस 2 kg एंड 6 kg आर कनेक्टेड ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली विद द हेल्प ऑफ रोप। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास, एक का मास 2 kg है, दूसरे का मास 6 kg है। दोनों को एक फ्रिक्शनलेस पुली से रोप की हेल्प से लटका दिया गया है। फाइंड एसिलरेशन एंड टेंशन इन द रोप। तो यहाँ पर एसिलरेशन और टेंशन रोप का फाइंड करना है। तो टेंशन हमारा एसिलेशन, टेंशन हमारा मास के जस्ट ऑपोजिट होगा और हमारा मास यहाँ पर दिया हुआ है और 2 kg और 6 kg और तो वेट हम निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू mg हमारा हो जाएगा। दोनों ही केस में W इज इक्वल टू mg निकालेंगे और जैसे ही फाइंड करेंगे तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन भी हमारा निकल जाएगा। तो उसके बाद में F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग एसिलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।